पहाड़ की स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बीमार हैं ये हम सब लोग जानते हैं और अब अस्पताल कम बल्कि रेफर सेंटर ज़्यादा बन गए हैं। 5 साल में ऐसी क्या जादू की छड़ी घूमी है सर कि आपने मतलब इतने जो चांसेस कम थे उसमें भी अपनी जीत को दर्ज करा लिया है वहाँ पे। मैं 2002 से टिकट मांग रहा हूँ। हम रानीखेत में एक स्टेडियम बनने के लिए कृत संकल्प हैं। सेना का छावनी होना ये इसके आड़े आ रहा है अभी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में। और आज जिन कद्दावर नेता से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ वो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं हैं, लेकिन इस बार पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में विधायक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रानीखेत से बीजेपी के दिग्गज नेता और कुमाऊं यूनिवर्सिटी से जिन्होंने डॉक्टरेट भी किया है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर प्रमोद नैनवाल की, जिनसे हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि रानीखेत विधानसभा को लेकर उनका क्या विजन है। स्वागत है सर आपका JJN के स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, आप इस बार पहली बार विधायक बन के विधानसभा में अपनी उपस्थिति को आपने दर्ज कराया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जो रानीखेत विधानसभा का एक इतिहास रहा है 20-22 सालों से कि वहाँ पर अभी तक जिसकी सरकार होती थी उसके विधायक नहीं होते थे और जिसकी विधायक होते थे उसकी सरकार नहीं होती थी। एक मिथक भी था प्रदेश में कि रानीखेत विधानसभा अगर हार जाएंगे तो सरकार बनेगी उसी पार्टी की। हाँ। ऐसा था। तो इस बार रानीखेत की जनता ने इस मिथक को तोड़ने का काम किया है और मुझ पर भरोसा किया है। और इसी प्रकार प्रदेश में भी पिछले जो 4 आम चुनाव हो गए उन सभी चुनावों में एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार बीजेपी आती थी, एक पूरा क्रम चला था। हाँ, साइक्लिक प्रोसीजर चली थी। तो इस बार वो भी टूटा है। वो टूटा है सर। तो ये मिथक टूटने के बाद आप अपने आप को पार्टी के लिए भाग्यशाली समझते हैं या ऐसा कुछ? नहीं, हमारे चूँकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार उत्तराखंड को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिस प्रकार यहाँ के गरीब से गरीब तबके को और सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयास किया है, तो उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार दोबारा सरकार बनाने में सफल रही और इसी प्रकार एक रिकॉर्ड मत से 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटें जीतकर उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाने में सक्षम हुई। जी बिल्कुल, दोबारा सरकार बनी है भाजपा की उत्तराखंड में। लेकिन रानीखेत में करण महाराज, जिनका कि ये माना जाता था कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, तो इस बार आपने खुद ही बताया मोदी जी का, और तो स्टार प्रचारकों का फ़ायदा मिला है इस बार आपको? नहीं, स्टार प्रचारक तो क्योंकि पूरे आज की जनता अपने कहते सूचना क्रांति के दौर पे जी रही है। सूचना क्रांति का बहुत बड़ा हाथ रहता है आजकल अपना मत व्यक्त करने में और अपना अभिमत बनाने में। तो हमारे सबसे बड़े तो स्टार प्रचारक आदरणीय मोदी जी हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ी पार्टी के शीर्ष हमारे नेता हैं और उन्होंने जिस प्रकार उत्तराखंड के हितों को अपने दिल से लगाकर उनका हितों का संवर्धन किया है, जिस प्रकार उन्होंने उत्तराखंड की एक एक माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए दिल से प्रयास किया है। और अपने छोटे से कार्यकाल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार अपने छोटे से कार्यकाल पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार एक एक गाँव जा कर के, घर घर जा कर के, हर जिले में जा कर के यहाँ की जो यहाँ के संवेदनशील जो यहाँ की समस्याएँ थी उनके निराकरण का ईमानदारी से प्रयास किया है। उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने में सफल रही। अच्छा, तो इसमें ये सारी बातें आपने बताई, जनता से जुड़ा सारे मुद्दे लेकर आए, लेकिन एक फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो फूट है उसका भी मिला होगा। नहीं, मेरी सीट पर कांग्रेस में कहीं कोई फूट नहीं थी। अच्छा। मेरी सीट चूँकि आदरणीय हरीश रावत जी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, हमारे पूज्य भी हैं, उनकी घर की सीटें मेरा और उनके घर की बाउंड्री आपस में मिलती है, हम नज़दीकी हैं। और जो अपने कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय करण मेहरा जी, वो 2 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं। उनके पूज्य पिताजी भी वहाँ से मंत्री रहे, उनके बड़े भाई भी वहाँ से विधायक रहे हैं। पूरा राजनीतिक उनका परिवार है और बहुत अंदर तक उनकी गहरी पैठ है। तो वहाँ तो किसी दूसरे ने टिकट की मांग भी नहीं की थी कांग्रेस से, कोई वहाँ फूट नहीं थी।
कहीं से कहीं तक नहीं। 5 साल में ऐसी क्या जादू की छड़ी घूमी है सर कि आपने मतलब इतने जो चांसेस कम थे उसमें भी अपनी जीत को दर्ज करा लिया है वहाँ पे? हमारे यहाँ दरअसल मैं पिछले लगभग 2007 में मुझे सल्ट से चुनाव पार्टी ने टिकट दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने। मैं 2002 से टिकट मांग रहा हूँ। तो उस समय चूँकि हमारा परिसीमन जो हमारे 37 ग्राम सभाओं का जो एक जो इलाका था वो सल्ट में था। बाद में जब परिसीमन दोबारा हुआ तो हमारे रानीखेत में जुड़ा। उसके बाद लगातार मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी अभी पिछले कार्यकाल में ब्लॉक प्रमुख रही भिकियासैंण में। तो मैंने उस क्षेत्र में पलायन कैसे कम होगा हमारे युवाओं का और नशे की प्रवृत्ति से कैसे हमारे युवाओं को छुटकारा मिलेगा, किस प्रकार हम नशे के प्रति जागरूकता जनता में फैला सकते हैं। मैंने लगभग पूरे 4 विधानसभाओं का पदयात्रा की है, लोगों को शपथ दिलाई है नशा नहीं करने के, नशे के खिलाफ जो उसके दुष्परिणाम हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान पूरे गाँव में जाके चलाया है। और मैंने वहाँ पर हमारे युवाओं को जो छोटे छोटे रोजगारों के लिए पलायन कर रहे हैं उनको वहाँ पर चाहे हमने हार्डवेयर के शॉप खोलने में मदद करने का मामला हो या उनको ट्रेनिंग देने का मामला हो, चाहे टेलरिंग का हो या चाहे ब्यूटी पार्लर का हो या कंप्यूटर सेंटर का हो या चाहे सैलून का हो, तमाम जो जिन काम जो मोटर मैकेनिक का हो, जिन काम धंधों में रोजगार ज़्यादा है उनकी पूंजी कम लगती है, इसके लिए उनको हमने छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटरों में उनको मदद दी है, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के व्यक्तिगत स्तर पर। तो ये जो सारे मुद्दे आप बता रहे हैं, पलायन घटाओ और नशा छुड़ाओ, ये सारी चीज़ें ये ज़मीनी मुद्दे हैं, तो इसका फ़ायदा मिला आपको क्योंकि आपने बिल्कुल ही एकदम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू करके और ये सब करके इन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा मिला है? हाँ, निश्चित रूप से मेरी माँ में विशेषकर मेरी माताओं ने, बहनों ने और हमारे नौजवानों ने मेरी इस मेहनत को सराहा। और कोरोना काल में जिस प्रकार जब पूरे देश तो छोड़े पूरे विश्व के लोग सहमे हुए थे तो उसमें मैं मेरी टीम ने, मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने घर घर जा कर के राशन पहुँचाया, दवाइयाँ पहुँचाई, अपनी गाड़ियों से लोगों को एम्बुलेंस का काम करके उनको अस्पतालों तक पहुँचाया। बल्कि मेरा पूरा परिवार और मेरे कई मित्र उससे कोरोना ग्रस्त भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हम कोरोना काल में पूरे क्षेत्र के घर घर जा कर के हमने जनता की सेवा की और उसी का परिणाम रहा कि जनता ने हमको इतना प्यार और इतना स्नेह दिया। हाँ सर, ये एक मुद्दा था आपका नशा हटाओ नशा मिटाओ। तो सर इसमें तो रानीखेत में अच्छा खासा नशे का व्यापार है, पहाड़ों से स्मैक जो है वो इधर साइड को आ रही है, तो आप उसके बारे में बताइए कि 100 दिन आपकी सरकार को भी पूरे हो गए हैं, अब तक इस नशे हटाओ के लिए आपने क्या कार्रवाई करी है? नहीं, नशे के लिए मैंने विशेषकर, चूँकि हमारा दायरा अभी बहुत सीमित है, मैंने हमारे जिलाधिकारी जी से, एसएसपी से और तमाम जो हमारे एसडीएम हैं, पटवारी हैं, सबसे बातचीत करके हमने कहा कि इस क्षेत्र में नशे का कारोबार को जो लोग लिप्त हैं उनको सूचीबद्ध किया जाए और उनको चेतावनी दी जाए कि इस धंधे को हमारे इलाके में कम से कम ना करें। और निश्चित रूप से उसकी कमी भी आई और बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं, गांजे से लेकर शराब से लेकर तमाम जो ये आजकल आधुनिक जो नशे की जो दवाइयाँ हैं इनका प्रयोग कम हो। शराब की तस्करी भी काफ़ी देखने को मिलती है, शराब बिल्कुल चुनाव के टाइम बड़े उसमें पकड़ी जा रही है अमाउंट में, तो उस पे हाँ, पिछले चुनाव में कांग्रेस के जो कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके घर में 180 पेटी शराब पकड़ी गई थी अपने देवली खेत में। इसी प्रकार बहुत से, मैं अभी चूँकि मैं आज नाम उनका नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हम आज भी उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया अच्छे काम करिए, सकारात्मक काम करिए जिससे समाज में अच्छा असर जाए। वही जनप्रतिनिधि होकर के अगर ऐसे काम करेंगे तो क्या संदेश मिल रहा है आगे जनता को? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सभी लोग जो कर भी रहे हैं तो कृपया उस धंधे को छोड़ दें, नहीं तो हम उनको किसी भी रूप में पुलिस उनको नहीं बख्शेगी, कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल सही सर। जी, ये सारी बातें होने के बाद अब रानीखेत को जिला घोषित करने की मांग उठी है, तो इस मांग पर आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? नहीं, हमारी पार्टी छोटे जिले और छोटे राज्यों के पक्षधर रही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की जो भावनाएं थी, जनभावनाएं थी, उनको समझ करके उनका सम्मान करते हुए हमको अलग राज्य दिया। उनके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको हम स्मरण भी करते हैं और उनको नमन भी करते हैं। लेकिन हमारी छोटे जिलों के भी हम पक्षधर हैं। हमारी सरकार ने छोटे जिलों के गठन के लिए कैसे उनका स्वरूप होगा, कहाँ कहाँ जिले गठन होने चाहिए और क्या क्या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए उन्होंने एक
कमेटी बनाई है, वो कमेटी अपना निर्णय देगी और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। अच्छा, तो वो कमेटी डिसाइड करेगी और आप अपनी तरफ से इस मुद्दे को विधानसभा तक लेके जाने वाले हैं? हम तो पूरा, मैं तो कह रहा हूँ कि रानीखेत की कोई भी समस्या है, कोई भी विकास के काम है जो रुके हुए काम है, हम हर समस्या के लिए, रानीखेत के हर विकास के लिए, सड़क से लेकर के विधानसभा तक उसके लिए संघर्ष करेंगे। अरे वाह सर। एक और तो सर अब चलते हैं, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक इसमें ये भी रहता है कि युवाओं का खेल की तरफ को रुचि रखना। एक और तो आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वहीं रानीखेत में स्टेडियम का मुद्दा प्रमुखता से उठता है और अब तो डबल इंजन की सरकार भी है। तो ऐसे में कब तक स्टेडियम के अस्तित्व में आने की आसार है? रानीखेत में चूँकि रक्षा से संबंधित वहाँ पर हमारा छावनी परिषद है और हमारी वहाँ पर ब्रिगेड वहीं पर रहती है, और जहाँ देश के जो सुरक्षा का सवाल होता है तो बहुत से उसके नियम होते हैं, बहुत से कायदे कानून होते हैं, तो उनका पालन करना पड़ता है। चूँकि बहुत, मैं तो कह रहा हूँ कि रानीखेत का दुर्भाग्य है कि आज 20 साल हो गए हम तो, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद की अगर बात करें तो वहाँ पर एक अदद आज तक एक स्टेडियम नहीं है, बहुत सोचने विषय है। ताड़ीखेत में स्टेडियम का हमने शुभारंभ करवा दिया है, ताड़ीखेत में स्टेडियम अभी बन रहा है। भिकियासैंण में ऑलरेडी हमारे पास इंटर कॉलेज का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, सारे खेल कूद वहीं पर होती है, वहाँ पर तब भी व्यवस्था है। हम रानीखेत में एक स्टेडियम बनने के लिए कृत संकल्प हैं। मेरी माननीय हमारी जो युवा मामलों की, युवा एवं खेल मंत्रालय की मंत्री हैं आदरणीय बहन रेखा आर्या जी, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम रानीखेत के लिए स्टेडियम के लिए पैसा निर्गत करेंगे, क्योंकि उसके लिए वो वहाँ सेना की ज़मीन है, उस ज़मीन का हस्तांतरण होना आवश्यक है। अच्छा, तो मतलब सुरक्षा का जो सेना का छावनी होना, ये इसके आड़े आ रहा है अभी फिलहाल? हाँ, दरअसल उसमें क्या है कि उसके लिए भूमि की आवश्यकता होगी। अच्छा, और वहाँ पे अधिकृत है जो सेना वो सेना होती है, और उस सेना की जो जमीन होती है उसका खेल विभाग को उसका हस्तांतरण करना पड़ता है। वो एक बहुत बड़ी कठिन और जटिल प्रक्रिया होती है, वो हो नहीं पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करके हम जल्दी वहाँ पर एक स्टेडियम को अस्तित्व में लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, आप लाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस हमें भी आ रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, दोनों तरफ बीजेपी, तो आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर युवाओं के लिए एक ये बहुत बड़ी जीत हो जाएगी अगर वहाँ पे स्टेडियम उनके लिए हो जाता है। और जी सर, अब हम बढ़ते हैं सर। पहाड़ की स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बीमार हैं ये हम सब लोग जानते हैं, और अस्पताल अब अस्पताल कम बल्कि रेफर सेंटर ज़्यादा बन गए हैं। क्यों पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है? क्यों लोगों को इलाज के लिए इतनी दूर आना पड़ता है? राज्य में पिछली सरकार भी आप ही की थी, तो आपकी सरकार ने कितना काम किया? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा जो जीवन रहा है, उत्तराखंड के जो सीमांत हमारे दो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा उत्तराखंड घिरा हुआ है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ नेपाल है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लग सटे होने के कारण इसकी संवेदनशीलता ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है कि हमारे जो सीमांत जिले हैं, सीमांत इलाका है, हमारे उत्तराखंड से पलायन पर्वतीय जिलों से न हो। तो उसके लिए जो बहुत बड़ा कारण है हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था। तो हमने कहा कि जब हमने पदयात्राएं पिछली बार निकाली, पिछले 10 सालों से हम इस तरफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो हमने उसमें देखा कि एक बहुत बड़ा कारण जहां हमारा शिक्षा है, जहां हमारा रोजगार का न होना है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप नहीं होने का कारण है, जहां पेयजल है, वहीं सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना भी पलायन का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हमारी सरकार ने बहुत अच्छा इसमें ध्यान दिया है। मैं आज अब दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे रानीखेत की बात करें या भिकियासैंण की बात करें, भतरोज खान की बात करें, इवन देन हमारा शिलोर महादेव में भी पूरे चिकित्सक जितने मानक हैं, सारे डॉक्टर, सारे अस्पतालों में डॉक्टर आ गए हैं। हमारे भिकियासैंण में हमने पीपीपी मोड पर वो अस्पताल दिया हुआ है, वहाँ की जनता इतनी खुश है उनसे। मैं 2-3 बार मैंने दौरा भी किया, माननीय मंत्री जी भी वहाँ गए थे, तो पूरी जनता खुश है कि साहब ये व्यवस्थाएं आज तक यहाँ कभी नहीं थी। एक आध कुछ कमियाँ हैं वहाँ, थोड़ा हमने आर्थोपेडिक सर्जन वहाँ पर नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से मिल के आया हूँ 2 दिन पहले, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसको हम कोई सकारात्मक कदम उठाएं। अगर वो भी हो जाता है तो हमारे लगभग अल्ट्रासाउंड तक हमारे भिकियासैंण में होने लग गए। पर सर, जनता खुश है अगर,
फिर भी जनता यहाँ की तरफ को क्यों रेफ़र करी जा रही है? क्योंकि आप यहाँ के सरकारी अस्पताल में देखेंगे तो मैक्सिमम % जो है पेशेंट का वो पहाड़ों से यहाँ रेफ़र किए हुए हैं। तो सर ये सिर्फ कागजी है या धरातल पे भी इसका कोई अस्तित्व है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएं पिछले लंबे समय से खराब हैं तो उनमें पटरी पर आने में टाइम लगेगा। हमने आप उसमें कार्यरत हैं सर? हमने रानीखेत के जितने हमारा सुपरिंटेंडेंट हैं, जितने हमारे भत्रोस्कान में, विक्याशण में, सबको शक्ति के साथ कह दिया है कि आप जिसको रेफर करेंगे उसके लिए उसका कारण भी बताएंगे। और रेफरल का जो रेट है, जो सरकारी रेट है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। और निश्चित रूप से धीरे धीरे जो उनके रेफरल की जो दर है वो कमी आएगी और लोगों को वहीं पर अधिकांश और अच्छा इलाज मिल जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर ये एक अभी तो सरकारी रेट से ऊपर चल रहा है रेफर रेट जो है, तो इसमें कमी आने की उम्मीद कब तक का हम लगा के चलें? अभी तो 3-4 महीने हुए हैं मुझे, बहुत जल्दी आएगी क्योंकि हम दिल से काम कर रहे हैं, हम दिमाग से नहीं दिल से काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के हितों की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए काम करें, निश्चित रूप से सुधार आएगा। आप सर बता नहीं रहे हैं कि एग्जैक्ट कितना और टाइम अभी उम्मीद करके चलें कि इसके बहुत बाद जल्दी सरकारी रेट से बहुत जल्दी आ जाएगा। आपको अगली बार जब इंटरव्यू देंगे तो आपको हम बता देंगे। सर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से भी बड़ा मुद्दा आता है कि स्वास्थ्य वहाँ तक, अस्पतालों तक पहुँचने के लिए सड़कें एक अहम रोल निभाता है किसी भी राज्य, जिले और या फिर किसी भी एरिया की डेवलपमेंट में। तो सड़कें, पहाड़ की सड़कें कितनी बदहाल है और इससे लोगों को कितनी समस्याएं हो रही हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में जब तक मूलभूत सुविधाएं ही जनता की पूरी नहीं होंगी तो विकास कैसे होगा सर? नहीं, जहाँ तक सड़कों का सवाल है, हम एक कल्पना करें कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उससे पहले सड़क एक बहुत बड़ा दीवा स्वप्न हुआ करता था। सड़क आने का मतलब बहुत बड़े नेता का आशीर्वाद, सड़क आने का मतलब मतलब दसियों सालों की तपस्या। सड़क कभी एक किलोमीटर बनती थी, फिर कच्ची बनती थी, पहले 4 मीटर की सड़क बनती थी, फिर उसका वाइंडिंग होती थी, फिर वो एक सोलिंग होता था तब तक, फिर दूसरा जब तक उसमें डामरीकरण की प्रक्रिया चलती थी तब तक सोलिंग उखड़ जाता था। तो पूरा ये इस टाइप से सड़क बनाने का मतलब बहुत बड़ी तपस्या होती थी। लेकिन आदरणीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्हें PMGSY की जो कल्पना की, हर गांव में जिसकी आबादी पहले 1000 थी, फिर 750 हुई, फिर 500 हुई और 250 हो गई। जिन जिन गाँवों में 250 की आबादी है, सारे के सारे गाँव 100% गाँव पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। एक आध दो गाँव में जहाँ पर फॉरेस्ट लैंड की प्रॉब्लम है या गाँव का विवाद है, उनको छोड़ करके पहाड़ का एक भी गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पक्की सड़क नहीं है। उसकी बाउंड्री तक तब भी जाती है। हम ये नहीं कह रहे गाँव के अंदर पूरी सड़क चली गई है, लेकिन उसके बाउंड्री तक, उसके आसपास तक फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम पर सैकड़ों सड़कें बन गई हैं। मुख्य सड़कें ऑल वेदर रोड बन चुकी हैं, लेकिन ऑल वेदर जो विलेज रोड हैं वो अभी आप उसकी गारंटी नहीं देते कि विलेज रोड बनी है नहीं। विलेज में लगभग सब टच होगा। दूसरी बात, पहाड़ में जिस प्रकार पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ पर हर गाँव के हर गली में सड़क ले जाना संभव नहीं है और हमारे पर्यावरण की दृष्टि से एकदम उचित भी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम हमारी विधानसभा में 3-4 गाँव को अगर छोड़ दें, 4-5 गाँव में सड़कों से वंचित हैं। बाकी उनमें भी प्रक्रिया है, बहुत जल्दी उनमें भी सड़क चली जाएगी। बाकी ऐसा गाँव कोई है नहीं। जब मैंने 2000 पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से सर आपने बोला, पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अगर बोलूँ तो इतना कंक्रीट का जाल बिछ चुका है पहाड़ों में अभी कि अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं लगातार आपदाएं और लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। तो सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अब कंक्रीट में 2 चीज़ है। जहाँ पर आपको विकास, भौतिक विकास की बात है, वहाँ पर आपको बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी, वहाँ पर आपको सड़कें बनानी पड़ेंगी। अस्पताल है तो मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में बन रहा है, अब वहाँ पर आपको बिल्डिंगें, हॉस्टल और अस्पताल, तमाम चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो एक विकास, जहाँ विकास के पर्याय हैं और ये होना तो ज़रूरी है, लेकिन प्रकृति के साथ भी तालमेल साथ साथ ज़रूरी है। तो सर सड़कों के बाद अहम मुद्दा था, उसके बाद है पानी की समस्याएं पहाड़ में बहुत अधिक देखी जाती है और आपकी ही सरकार हर घर नल, हर घर जल की योजना का गुणगान करती आई है अब तक। तो फिर क्यों लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? शायद आपको अधूरी जानकारी है। हमारी विधानसभा में 2 नई पंपिंग पेयजल योजनाएं और एक हमारा पुनर्गठन, हमारी रानीखेत ग्रामीण पंपिंग पेयजल योजना का टेंडर लग गया है। 35 करोड़ रुपए की वो योजना है। अच्छा। तो उससे हमारा लगभग आधा रानीखेत। उसके बाद हमारा बेड़ी पंपिंग पेयजल योजना, वो करीब 17 करोड़ की है।
उसका भी टेंडर लग गया है। तो घर घर नल उसमें रहेगा सर? उसके बाद हमारी एक बहुत पुरानी करीब 30-35 साल पुरानी भवानी देवी पेयजल योजना है, तो उसका पुनर्गठन, चूँकि उसके पंप पुराने हो गए थे, उसकी पाइपलाइनें चौक हो गई थी, उसका भी पुनर्गठन का पैसा आ गया है। तो जो पाइपलाइन घर घर गई हैं, जहाँ प्राकृतिक स्रोत से या ग्रेविटी के आधारित जो पानी था वो जहाँ पहुँच रहा है वहाँ तो ठीक है, जहाँ नहीं पहुँचा है इन पंपिंग पेयजल योजनाओं से हर घर में पानी जाएगा। आपका वादा आप पूरा कर रहे हैं, जो पूरा आपने करना वादे किए हैं जनता के साथ, वो आप पूरा करेंगे मैं सर? बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे आदरणीय मोदी जी का, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकांश केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें केंद्र सरकार अपना अनुदान देती है। ऐसी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का कि हमारे क्षेत्र के बारे में बहुत संवेदनशील हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ पेयजल योजना को लेकर के, जितने कम समय में उनके द्वारा इस ओर, मैं तो कह रहा हूँ कि क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सीएम साहब का भी और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी। जी सर, हर घर और हमारे सांसद जी का भी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये सारी योजनाएं वास्तविकता में अगर धरातल पे उतर आए तो फिर जन कल्याण में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो उसके लिए हमारी तरफ से भी धन्यवाद। देखते हैं कब तक ये वादे आपके पूरे हो जाते हैं सर। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाहरी व्यक्ति आते हैं, उनके सत्यापन को लेकर के कोई ठोस योजना है सर आपकी? अभी आपने कुछ समय पहले आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि जो बाहर से अवांछित व्यक्ति आ रहे हैं, दरअसल पिछले लंबे समय से एक लापरवाही कहिए ये चली आ रही थी कि अपराधी अपराध करके, चाहे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, और यहाँ पर आकर के उनको शरणस्थली टाइप का बनने का, शरणस्थली के रूप में प्रयोग करने का एक कई से मामले यहाँ पर प्रकाशित हुए थे। वो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में आकर के कई मामलों में अलग अलग राज्यों में। जी हाँ, तो वो अपराधी छुपने का काम किया था। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने तमाम जितने भी हमारे पुलिस विभाग हैं या हमारे राजस्व पुलिस है, सबको सख्ती से निर्देश दिया है कि हर व्यक्ति का, जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है या जो किराएदार है, उसका सत्यापन किया जाए, और सत्यापन किया नहीं जाए बल्कि दिखना भी चाहिए, और उसका जो सत्यापन है उसका रिकॉर्ड भी रखा जाए। तो उसका काफ़ी असर पड़ा है। हमारे बहुत से अवांछित लोग पकड़े गए हैं, उनका चिन्हीकरण हुआ है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जो लोगों की मानसिकता बन गई थी अपराध करके आओ और उत्तराखंड में छुप जाओ, वो उस पर अब विराम लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास। चिन्हीकरण में, और चिन्हीकरण करने के बाद सर क्या किया जाता है, वो प्रोसेस आप बताएंगे? नहीं, फिर उनका आपराधिक इतिहास देखा जाता है। अच्छा। अगर उनके खिलाफ कोई वारंट है, कोई सम्मन है, कोई आपराधिक मामलों में अगर लिप्त हैं, तो पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। उनको प्रदेश की या उस क्षेत्र की पुलिस से संपर्क करके, अगर वो अपराधी हैं, अगर वो भागे हुए हैं, फरार अपराधी हैं, तो उनको अरेस्ट करके उनको भेजा जाएगा। जी बिल्कुल। जी जी, उनका इतिहास खंगाला जा रहा है। और जो ये प्रक्रिया अभी चल रही है, ढूंढना और फिर चिन्हीकरण करना, तो इससे क्राइम रेट पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो मान सकते हैं हम कि क्राइम रेट अब पहाड़ों का काफ़ी कम होने वाला है। पहाड़ों में तो वैसे भी क्राइम रेट बहुत कम है। अभी 2-3 साल पहले की बात है, क्राइम रेट काफ़ी बढ़ गया था पहाड़ों में, और इसका मेन रीज़न ये भी था कि बेरोजगारी बता रहे थे, काम नहीं है तो चोरी चकारी, और वो भी पहाड़ों से निकलकर यहाँ इधर। मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। पहाड़ के लोगों में ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है। हमारे यहाँ अभी 2 घटनाएं घटी हैं पिछले 15 दिन में, शिलोर में ही घटी हैं। वहाँ पे ग्रामीणों का फ़ोन आया मुझे पे करीब 10:30-11 बजे कि भाई साहब यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो गांजे से भरी हुई पिकअप ले जा रहे हैं, जो कि अभी हमने बात करी सर। मैंने बात की वहाँ, अपने एसडीएम साहब से बात की और अपने एसएसपी साहब से बात की। तो मैंने कहा इसमें सख्ती होनी चाहिए। वो पकड़े गए। उसके बाद उसके 3 या 4 दिन बाद फिर गांव वालों के फ़ोन आए, भाई साहब चूँकि हम थोड़ा घूम रहे थे, मतलब हम एक चौकीदारी कर रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे, तो उन्होंने पिकअप लदी हुई, जो ये साइन बोर्ड होते हैं, जो क्रॉस बैरियर लगे रहते सड़क के किनारे, पीडब्ल्यूडी की जो संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती है, उस संपत्ति को चोरी करके ले जा रहे हैं, घन चौखाड़ करके। अच्छा। उनको उठा के ले जा रहे हैं। तो वो भी पुलिस ने रंगे हाथों, क्षेत्र ग्रामीणों ने उनको पकड़ा करके पुलिस के हवाले किया। तो जो बाहर के लोग हैं, मैंने कहा जो अवांछित लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आ रहे हैं। पहाड़ का आदमी के दुखे कभी भावनाओं में आके अगर कोई अपराध करता है तो यहाँ आपराधिक मानसिकता के लोग नहीं है। पहाड़ के लोग देवभूमि है, देवभूमि है। यहाँ के युवा कभी अपराधों की तरफ नहीं जाता है, कभी भावनाओं में बह के कोई अपराध कर जाए। तो इसलिए हमको आज आवश्यकता है कि जो अवांछित लोग हैं इनको रोका जाए।
अगर ये रुकेंगे तो निश्चित रूप से अपराध का जो दर है वो बहुत नीचे आएगी। और उसके लिए आपकी सरकार काम कर ही रही है। बिल्कुल काम जी सर। अब बात करते हैं अपराधी प्रवृत्ति का हो गया, तो थोड़ा फोर्सेस की तरफ को आपको लेके चलते हैं सर। केंद्र ने एक योजना निकाली है, अग्निवीर योजना। इसको लेकर युवाओं में भ्रम क्यों फैला सर? क्या आपकी सरकार युवाओं को इस स्कीम को समझाने में असफल रही? नहीं, क्योंकि 200 साल से जो चल रही है सेना की भर्ती की प्रक्रिया, तो उसी प्रकार एकदम से लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, और कुछ हमारे विपक्षी दलों ने एक हवा फैलाई, एक र्यूमर फैलाई, गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की, और धीरे धीरे लोगों की समझ में आ गया है। और आज उनको लग रहा है कि अग्निवीर बहुत बढ़िया योजना है, और जैसे इसकी आवेदन करने की तिथि खुली है, लाखों युवाओं ने उसमें आवेदन किया है, लाखों लोगों ने, अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा लोगों ने उसमें, लेकिन सर अगर आपकी सरकार ने आवेदन किया है, आपकी सरकार ने योजना समझाते ही अगर ये चीज़, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अगर समझाए होते तो शायद वो घटनाएं नहीं घटती, युवाओं में वो आक्रोश पैदा ही नहीं होता जिस तरीके के यहाँ पे पत्थरबाजी और ये सब किया गया। नहीं, जहाँ पर मनोवृत्ति, जो लोग चुनाव में हार गए हैं, जो लोग चुनाव को, जनता ने जिनको चुनाव में पराजित कर दिया, वो अपनी खींच निकालने के लिए सब ये उस पर्दे की आड़ में सब लोग कर रहे थे। उनके लिए कुछ भी किया जाए, उनके लिए तो अगर दिन के 12 बजे हैं तो उन्होंने कहना है कि नहीं रात के 12 बजे हैं, तो वो तो किसी भी प्रकार छोड़ने वाले नहीं वो है। विपरीत दिशा में बिल्कुल निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से जो लोग हारे हुए लोग हैं वो उन्होंने युवाओं को बरगलाने का काम किया है। नहीं तो युवा सब समझ गया है, उनके गार्जियन सब समझ गए हैं। निश्चित रूप से इसका पूरे देश को, पूरे क्षेत्र को और युवाओं को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और ख़ासकर कुमाऊं में तो जितने भी हैं, कुमाऊं रेजिमेंट, रानीखेत उसकी छावनी है, तो वहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट होने में लोगों में अलग ही उत्साह है फौज में भर्ती होने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स एक मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रानीखेत विधानसभा के लिए सर आगामी 5 सालों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं आपकी सरकार की? रानीखेत के चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, और जो सबसे बड़ी समस्या है रानीखेत की, जो छावनी के इलाके में जो आवासीय भवन है, जो आवासीय इलाका है, उसको आज वहाँ के लोगों को एक छोटी सी खिड़की निकालने के लिए भी फौज के बरेली और लखनऊ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनकी संपत्ति में अपना उनका कोई अधिकार नहीं है। अगर वो लोन लेना चाहें तो 143 कराने के लिए, चूँकि लीज पर पूरा सिविल एरिया लीज पर बसा हुआ है, 143 नहीं होता है। कोई काम धंधा शुरू करने के लिए बैंक से उनको कोई प्रकार ऋण नहीं मिल पाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस गुलामी से रानीखेत की जनता को मुक्ति मिले। मैं आदरणीय अजय भट्ट जी का और हमारे अजय टमटा जी सांसद जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो उन्होंने रक्षा संपदा का एक कार्यालय खोला है रानीखेत में। हाँ जी। बहुत ऐतिहासिक, हाल ही में उसका मैं भी था उसमें माननीय मुख्य हमारे केंद्रीय मंत्री जी मुख्य अतिथि थे, हमारे सांसद जी वहाँ उसमें थे, मैं उसमें स्वयं था। तो उसका बहुत बड़ा फायदा हमारे क्षेत्र को होने वाला है। जी ने कहा भी था कि अब बरेली चक्कर जो काटने पड़ते थे वो सारे अब, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसके लिए बरेली चक्कर लगाना पड़ता था, लखनऊ चक्कर लगाना पड़ता था। वो काम अब वहीं रानीखेत में बैठ के होंगे, और वहीं के नहीं होंगे बल्कि पूरे कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी कैंट से संबंधित, छावनी की भूमि से संबंधित जो विवाद हैं, उनका निपटारा यहीं रानीखेत में होगा। तो उसका फ़ायदा क्षेत्रवासियों को और जो कैंट के जो निवासी उनको होने जा रहा है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सांसद जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री जी का। जी सर। तो शिक्षा के लिए क्या रहेगा सर, अब आपका जो स्टैंड है शिक्षा के लिए? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ आज ही एक नए जो विद्यालय बंद हो गई थी उसको खोला है। अच्छा। मैं नहीं जाना था, मैं उसमें नहीं जा पाया। और हमारा दूसरा विद्यालय पीपल खंड है, 3-4 दिन में हम उसको भी खोल रहे हैं। जो विद्यालय बंद हो गए थे कई साल पहले, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो थे इससे पहले वाले, तो उन्होंने बिल्कुल क्षेत्र के प्रति उनकी जो एक, मैं तो कह रहा हूँ कि एक अरुचि थी, उसके कारण जो विद्यालय बंद हो गई थी, जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी, पुनः खुल रहे हैं। और अब सबसे खुशी की बात तो ये है, हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, उनकी बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी आ रही है, बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन बच्चों को जो शिक्षा लेने के लिए बहुत पैदल आना पड़ता है, काफ़ी किलोमीटर तक चल के फिर वो स्कूल पहुंचते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं सर? और दूसरी शिक्षा की क्वालिटी को लेकर के आप नहीं, कुछ है हमारे कुछ क्षेत्रों में अभी है परेशानी। तो मेरी उसके लिए विशेषकर जो हमारे शिरोर का क्षेत्र है या धूरापाट की जो बेल्ट है, उस बेल्ट में स्कूलों तक आने के लिए बच्चों को बसों की व्यवस्था सही टाइम पर नहीं है। मेरी परिवहन मंत्री जी से मैंने खुद जा कर के बात की है, उन्हें स्वीकृति भी लिखी है, मैंने उनसे लिखे पत्र पर ऑर्डर भी करवाया है कि हमारे स्कूल के आने और जाने के वक्त में
चाहे प्राइवेट बसें लगें केमो की या चाहे रोडवेज बसें लगें, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी बसें शुरू कर दी जाएंगी स्कूल के टाइम में, और तो उनके आने जाने की समस्या का भी समाधान है, ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आने जाने का चलिए उसका निवारण हो जाएगा। और शिक्षा की क्वालिटी में इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए क्या करेंगे सर आप? अब चूँकि ये शिक्षा प्रदेश का आदरणीय प्रदेश शिक्षा मंत्री जी बहुत संवेदनशील, बहुत अनुभवी हमारे मंत्री हैं। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था वो उत्कृष्ट बने, और जो नई शिक्षा नीति है हमारी, नई शिक्षा नीति तो हमारे केवल एक क्लर्क बनाने का, बाबू बनाने का एक मशीनरी न रह जाए, और केवल लोग फिर MA BA करके फिर अपनी डिग्री हाथ में पकड़ करके केवल नौकरी ढूंढने की लाइन पर न लगें। इसके लिए उनको रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए, उनको स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, वो रोज़गार देने से ज़्यादा लोगों को रोज़गार खुद लेने की अपेक्षा लोगों को रोज़गार देने वाले बने। अगर मानसिकता चेंज करना ये मानसिकता चेंज करने की ये प्रयास चल रहा है। नेक्स्ट नई शिक्षा नीति से बहुत फ़ायदा होने वाला है, और जब ये नई शिक्षा नीति चालू होगी तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को बहुत फ़ायदा होगा। सर, हाल ही में आपकी विजिट थी देहरादून में, तो 18 जुलाई को जो चुनाव होने हैं सर, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? राष्ट्रपति जो चुने जाएंगे अगले? नहीं, हम तो पूरी दुनिया मोदी जी के कायल हैं। उन्होंने आज तक के इतिहास में जो जनजातीय वर्ग है हमारा, शेड्यूल ट्राइब है, आज तक किसी को भी हिम्मत नहीं आई थी उसके व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार बनाने की। मैं आदरणीय मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ अपने पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की, उत्तराखंड राज्य की तरफ से, कि उन्होंने एक सबसे निचले पायदान पर बैठी हुई जो जनजाति है उसकी महिला को, उस वर्ग की मातृशक्ति को, इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा जो पद होता है, संवैधानिक पद होता है, उस पद के लायक समझा और उनको अपना कैंडिडेट बनाया। और पूरे उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद हैं, विधायक हैं, वो तो सब साथ हैं, उनका तो समर्थन है ही, निर्दलीय भी, और इवन मैं तो बहुजन समाज पार्टी के भी जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी जो सकारात्मक संकेत मिले हैं। बल्कि जो निर्दलीय थे दोनों हमारी बैठक में आए थे, उन्होंने खुल के घोषणा की है कि हम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारी महामहिम चुनी जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास। तो सर, चंद्रबाबू नायडू ने भी उनका समर्थन किया है, तो ये उनकी जीत जो है वो तय मानी जाए एक तरह से? नहीं, ये तो विपक्षी भी कहने लग गए कि उनकी जीत खाली एक औपचारिकता रही, अभी अंतर देखना है। अच्छा। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक रूप से वो भारी मतों से जीतने जा रही है। बहुत सारे मुद्दों पर हमने आपसे बात करी सर, और हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब भी हमारा इंटरव्यू आपके साथ हो तो सारे के सारे वादे आपके, सारी की सारी बातें आपकी धरातल पे हमें दिखें। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका कार्यकाल और ऐसे ही आप योजनाओं को रूप देते रहें और आते रहें सर JJN न्यूज़ के स्टूडियो में। मैं JJN न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और JJN न्यूज़ ने जिस प्रकार उत्तराखंड की जो हमारे इस क्षेत्र की, पर्वतीय क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो यहाँ की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को उठाने के लिए जो सकारात्मक प्रयास किया है, और विशेषकर मुझे बुला करके जो हमारे रानीखेत की जनता का सम्मान किया है, उसके लिए मैं JJN न्यूज़ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग, और आप ऐसे ही आते रहें सर। थैंक यू सो मच।